हेलो बच्चों, मैं विवेक गौतम एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं वालिया सर सहारनपुर यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। ठीक है ना बच्चों, जैसे कि आपको पता ही है, पिछली वीडियो में मैंने आपको हिंदी शब्दकोश या हिंदी वर्णमाला के बारे में बताया था कि जैसे हिंदी शब्दकोश में कैसे शब्दों का क्रम है, कैसे शब्द निकलेंगे, कैसे किस प्रकार से आंसर आएगा, वो मैंने आपको सिखाया था बच्चों। और आज मैं आपके सामने CDP का यानी कि साइकोलॉजी का एक चैप्टर लेकर आया हूँ, जिन प्याजे एक इतना महत्वपूर्ण टॉपिक है। जितने भी अध्यापक क्रम के आपके पेपर होते हैं, एग्ज़ाम आते हैं अध्यापकों के, टीचरों के, जिन प्याजे से संबंधित क्वेश्चन आने हैं पक्का, डेफिनेटली 4, 5, 6 क्वेश्चन तो रहते ही हैं। तो आज जिन प्याजे को हम पढ़ाएंगे आपको। और दूसरी बात बच्चों, जिन प्याजे ये मान लो रीढ़ की हड्डी है पूरे आपका मनोविज्ञान में, यहाँ से क्वेश्चन आने हैं। तो मैं आपको जिन प्याजे पढ़ाने का प्रयास करूंगा बच्चों। अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, ठीक है ना। अब देखो, जिन प्याजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत क्या है, किस प्रकार से है, ये मान लो। नंबर 1 पढ़ो, जिन प्याजे को विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक भी माना जाता है। पहला क्वेश्चन तो ये हो गया कि पहला क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि जिन प्याजे को और किस नाम से जानते हैं, तो जानते हैं विकासात्मक सिद्धांत के नाम से। नंबर 2 देखो, इनका जन्म 1886 में स्विट्जरलैंड में हुआ था। नंबर 3 देखो, इनकी सर्वप्रथम प्रसिद्ध पुस्तक है द लैंग्वेज ऑफ द थॉट ऑफ द चाइल्ड पुस्तक, जो 1923 में लिखी गई थी। इस पुस्तक का नाम ये है। और बच्चों मैं बताऊं आपको, जिन प्याजे के जो संज्ञानात्मक के 4 अवस्थाएं हैं, वहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, अच्छे क्वेश्चन बनाता है। तो वे 4 अवस्था ही मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पे, बड़े ध्यान से देखना। और हो सकता है आपकी अपनी कॉपी किताब आप लेके बैठे, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं लिखूंगा भी, कुछ ऐसी भी जो बोलूँगा भी, तो आप सुन करके बोल करके लिख लें, ठीक है ना बच्चों। अब देखना यह है कि जो प्याजे की 4 अवस्थाएं हैं आपकी, प्याजे की संज्ञानात्मक अवस्थाएं 4 प्रकार की हैं बच्चों, 4 प्रकार की। उसमें आपका जो पहला प्रकार है अवस्थाओं में, तो वो पहला प्रकार है आपका संवेदी प्रेरक अवस्था। संवेदी प्रेरक अवस्था बच्चों, इस अवस्था का जो क्रम है ना, वो आयु क्रम है। जो इस अवस्था का जो आयु क्रम है वो 0 से 2 वर्ष तक माना जाता है। कोई अगर आपसे पूछ ले कि भैया प्याजे के अनुसार संवेदी प्रेरक अवस्था का आयु क्रम क्या है, तो क्या बताओगे बच्चों? तो बताना आज के बाद 0 से 2 वर्ष तक का आयु क्रम अकॉर्डिंग टू प्याजे संवेदी प्रेरक अवस्था का है। अब देखना ये होता है कि 0 से 2 वाली अवस्था में बच्चे कौन कौन से कार्य कर सकते हैं, कहाँ कहाँ से किस प्रकार से कार्य कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं कई बार। तो 0 से 2 वाली अवस्था का देखो, पहला कार्य क्या है आपका? पहला कार्य आपका है इंद्रियों से सीखना। अब इंद्रियां कौन कौन सी है बच्चों, बताइए आपको? बच्चे की नाक है, कान है, हाथ है, त्वचा है। 0 से 2 वर्ष की अवस्था में बालक नाक, कान, हाथ, त्वचा के माध्यम से सीखता है, अपने अनुभव के माध्यम से। किसके माध्यम से? अनुभव के माध्यम से। अब आप कहेंगे कि भैया इतनी सी उम्र में कहाँ से अनुभव होगा? से होगा, अब बताएंगे आपको किस प्रकार से होगा। 2 वर्ष की अवस्था में बच्चों को कैसे अनुभव हो जाता है, किस प्रकार से वो सीखते हैं। मान लीजिए अगर कोई बच्चा घर के आंगन में खेल रहा है, खेलता खेलता कई बार वो कोई गर्म वस्तु पकड़ लेता है, जैसे कि दिया, जलता हुआ दिया, जैसे कि कोई प्रेस पकड़ ली गर्म। अब वो गर्म प्रेस को तो पकड़ रहा है क्योंकि बच्चा अनजान है, उसे पता नहीं है मेरा हाथ जला देगी या मेरा हाथ फूंक देगी, उसे पता नहीं है, अनजान व्यक्ति है, अनजान बच्चा है। तो भैया उसका हाथ जल गया एक बार, तो बच्चा रोएगा या हंसेगा? सीधी सी बात है, बच्चा रोएगा ही जब उसका हाथ जला है। तो भैया
माँ ने देखा, भाई ने देखा, अरे इसका तो हाथ जल गया भैया, उसको देखो कुछ लगा दिया उसके हाथ पर, ठीक कर दिया। अगली बार अगर वो प्रेस कहीं लपेट के रखी है ना, कहीं अलमारी में कहीं जगह पर रखी है, बच्चा खेलता खेलता वहाँ पहुँच गया, तो प्रेस को देख के पीछे हटेगा या उसकी तरफ को और भागेगा, प्रेस को दोबारा थोड़ी पकड़ लेगा वो? बताइए आप। जब उसको पता लगा, इस अवस्था में अनुभव हुआ कि ये वस्तु कोई ना कोई गर्म है, इसको हाथ लगाने से हाथ जलाती है, तो भैया वो उसको दोबारा नहीं छुएगा। ये होगा इसका अनुभव, सीधी सी बात। तो भैया अनुभव से भी सीखता है कई बार यहाँ बच्चा। और नंबर 1 है इंद्रियों से सीखना, जिस कारण इस अवस्था को कहते हैं इंद्रिय जनक गामक अवस्था। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत बढ़िया पॉइंट है कि इंद्रिय जनक गामक अवस्था कौन सी है पियाजे के अनुसार। तो भैया वो है संवेदी प्रेरक अवस्था, जिसका आयुक्रम क्या है 0 से 2। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि इंद्रिय जनक गामक मतलब ये हुआ इंद्रियों के माध्यम से सीखी जाने वाली अवस्था 0 से 2, जैसे कहते हैं संवेदी प्रेरक। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान रख लेना। अब नंबर 2 पॉइंट आता है इसके अंदर, नंबर 1 तो ये था, नंबर 2 पॉइंट ये आता है वस्तु स्थायित्व। वस्तु स्थायित्व अवस्था, वस्तु स्थायित्व अवस्था भी 0 से 2 ही है, संवेदी प्रेरक अवस्था को ही कहते हैं वस्तु स्थायित्व अवस्था। ये बालक अपनी मानसिकता में वस्तुओं के नाम अपने हिसाब से सेट कर लेता है। इसके हिसाब से ही पता है कि कुत्ते को क्या बोलना है भोबो, बिल्ली को क्या बोलना है म्याऊं। तो भैया इसने अपने वस्तुओं के हिसाब से नाम सेट किए हुए, इसलिए कहते हैं इसको वस्तु स्थायित्व अवस्था। ये नंबर 2 पॉइंट हो गया इस अवस्था का, ठीक है ना। अब देखना नंबर 3 पॉइंट क्या है इस अवस्था का, जो संवेदी प्रेरक अवस्था है, वो ये है पलटाईवाद का अभाव, जिसको साइकोलॉजी में कह सकते हैं व्युत्क्रमणीयता। वहाँ ऐसे ऐसे आते हैं फिर वर्ड, आप फिर देखते हैं, पता नहीं क्या लिख दिया, किस प्रकार से क्या है। पलटाईवाद को मनोविज्ञान में नाम दिया गया व्युत्क्रमणीयता। इसका मतलब होता है जो बच्चा सीखता है एक सीधी रेखा में सीखता है, वो उस वस्तु को पलटकर नहीं बोल सकता, पलटकर नहीं सीख सकता। मान लीजिए बच्चे ने यहाँ सीखा, भैया आज मैं बाजार जाऊंगा। बच्चे को हमने सिखाया आज मैं बाजार जाऊंगा, तो वो इसको पलटाईवाद मतलब इसको पलट के नहीं बोल सकता। हम कहें बच्चे ये बोलो कि मैं आज बाजार जाऊंगा, बात तो वही है। आज मैं बाजार जाऊंगा, बात तो वही है। तो बच्चा मैं को पहले लाकर और आज को बाद में ले जाकर नहीं बोल सकता। जैसे सीधी रेखा में सीखा है उसने, वो ऐसे सीधी रेखा में बोलेगा। आज मैं बाजार जाऊंगा, मैं आज बाजार जाऊंगा, ये नहीं बोल सकता। इसे कहते हैं पलटाईवाद का अभाव। वो अपनी बात पर नहीं पलट सकता, जैसे सीख लिया ऐसे सीख लिया। मान लीजिए कोई क्वेश्चन है 10 + 4 = 14, ठीक है जी। अगर आपसे कहें भैया ये करके दिखाना, 4 + 10 बराबर कितना होता है 14, तब भी 14 आएगा। जैसे उसने सीखा है पहली मर्तबा कि 10 + 4 14 होता है, तो वो 4 + 10 करके 14 नहीं ला सकता। इसे कहते हैं पलटाईवाद का अभाव। जो सीख लिया एक सीधे क्रम में सीख लिया, ठीक है जी। ये अवस्था हुई आपकी संवेदी प्रेरक अवस्था, जो हमने आपको पढ़ाई है। इसकी 3-4 विशेषता थी, वो मैंने आपको बताई है, ठीक है ना बेटा। अब आपको मैं सिखा रहा हूँ नंबर 2 अवस्था। इसकी जो नंबर 2 स्टेज है वो है आपकी नंबर 2 पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ये नंबर 2 अवस्था है, जिसका आयुक्रम क्या चलता है बच्चा, इसका आयुक्रम है 2 से 7 वर्ष। 2 से 7 वर्ष इसका आयुक्रम है, ठीक है ना। मैं बता दूं आपको, अब इसके अंदर भी कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जो इसके अंदर थी विशेषता पहली वाली अवस्था के, ठीक है ना। इसके अंदर भी ऐसी विशेषताएं हैं बच्चा जो हमारी पहली अवस्था के अंदर थी। मैं बता दूं आपको, ठीक है ना। कैसी, पहले देखते हैं कि इसके कितने नाम हैं। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को क्या क्या कह सकते हैं भैया। इसका प्रथम नाम रखा गया है प्राचीन संक्रिया भी कहते हैं इसको, पूर्व संक्रियात्मक को ही। नंबर 2 देखो बेटा,
नंबर दूसरा नाम है इसका प्राक संक्रिया। नंबर 3 हम इसको कह सकते हैं आदि संक्रिया। यानी कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के ही 3 नाम और भी हैं, प्राचीन संक्रिया, परक संक्रिया, आदि संक्रिया। आजकल एग्जामिनर क्या कर रहा है, एग्जामिनर अवस्थाओं के अन्य नाम से पूछ लेता है, बताइए भैया पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का अन्य नाम क्या है। तो आप अन्य नाम भी कर दो, पूर्व नाम भी कर दो, ऐसा कुछ बता के चलेंगे आपको, ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए, आप कहीं मार ना खाएं। ठीक है बेटा। अब देखते हैं, ये तो हुए इसके नाम, अन्य नाम। अब देखते हैं इसके अंदर बच्चा क्या क्या काम कर सकता है, कौन कौन सी विशेषता इसकी हैं, क्या काम इसमें कर सकता है बच्चा पूर्व संक्रात्मक अवस्था में। पहले तो है खिलौनों की अवस्था। खिलौनों की अवस्था, ये प्रथम पॉइंट है। खिलौनों की अवस्था भी पूर्व संक्रात्मक अवस्था को कहते हैं, समझ में आइए बेटा। अब नंबर 2 देखते हैं इसका, जीववाद। जीववाद इसी अवस्था का एक विशेषता है। मैं बताऊं आपको जीववाद क्या होता है। जीववाद का मतलब ये होता है बच्चा सजीव व निर्जीव वस्तुओं में फर्क नहीं कर सकता, इसे कहते हैं जीववाद। जीववाद का मतलब होता है कि बच्चा सजीव और निर्जीव वस्तुओं में फर्क नहीं कर सकता। कैसे? जैसे कि मान लीजिए कोई बच्चा चलते फिरते गिर गया, अचानक मान लीजिए उसका कहीं पैर लग गया दरवाजे में, कहीं मेज में पैर लग गया, गिर गया, ठीक है ना। अब वो गिर गया, ठीक है ना। अगर उसको किसी ने देख लिया गिरते हुए को, तुरंत रोना शुरू कर देगा। अगर किसी ने नहीं देखा तो ऐसे ऐसे करेगा, कपड़े कपड़े झाड़ झूड़ कर अपना चलता बनेगा। लेकिन जीववाद का मतलब मैं क्या कहना चाह रहा आपको कि उसके लिए सजीव और निर्जीव वस्तु सब एक समान है। माँ कहेगी किसने मारा मेरे बेटे को, बच्चा कहेगा इसने मारा, मेज ने, इसने दरवाजे ने मारा है, उसने मारा है। तो माँ क्या करती है, अपने बच्चों को शांत करने के लिए उस दरवाजे को मारती है उल्टा, ले हम मारेंगे इसके, चल तू चुप हो जा बस। तो बच्चों को क्या हुआ, बच्चों को सुकून मिल गया। क्या सुकून मिला कि शायद जैसे चोट मुझे लगती है ऐसी चोट उसको भी लगती है, ये जबकि ये निर्जीव है, ये दरवाज़ा निर्जीव है। तो यानी कि वो ये मानता है कि इस दुनिया के अंदर सारी चीज़ों में जान है मेरी तरह। जैसे मुझे चोट पहुंचती है ऐसी इसको मेज को चोट पहुंचती है, ऐसी दरवाजे को चोट पहुंचती है, हर किसी को चोट पहुंचती है, उसे कहते हैं जीववाद। बच्चा प्रत्येक वस्तुओं में अपने जैसा जीवन मानता है। तो जीववाद की विशेषता भी आपकी पूर्व संक्रात्मक में जाएगी बेटा, ध्यान रखना आज के बाद, ठीक है ना बच्चों। इसके बाद इसकी जो विशेषता है नंबर 3 पूर्व संक्रियात्मक की, वो है मुद्रा वस्तु। मुद्रा वस्तु पहचान। बताओ बच्चों, मुझे बताओ मुद्रा का मतलब क्या होता है। सीधी सी बात है, बताओ क्या है मुद्रा। पैसा। अब पैसे भी 2 तरीके से हो सकते हैं, एक नोटों के रूप में, एक सिक्कों के रूप में, है ना। मुद्रा उसे कह सकते हैं। कभी भी देखना आप बालक को, छोटे बच्चे को, जो 2 से 7 वाला बच्चा है, उसको आप 500 के नोट देना, वो पकड़ने का उन्हें बच्चे को, आप उसको सिक्के देना बहुत सारे, वो सिक्के पकड़ लेगा। यानी कि वो सिक्कों की ज़्यादा अहमियत मान रहा है। तो ध्यान रख लेना, क्वेश्चन बनेगा कौन सी अवस्था में बालक नोटों को नहीं सिक्कों को एक्सेप्ट करता है। तो कौन सी अवस्था होगी बेटा, वो होगी पूर्व संक्रात्मक अवस्था। तो संवेदी प्रेरक और पूर्व संक्रात्मक अवस्था 2 अवस्था मैंने आपको बताई। अब नंबर 3 आपको पढ़ा रहा हूँ मैं, मूर्त संक्रात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था ये बहुत महत्वपूर्ण अवस्था है।
बहुत ज़रूरी है देखना ये होगा कि यहाँ से कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। सबसे पहले देखिए इसके अन्य नाम, अन्य नाम किसके, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के अन्य नाम देख लीजिए आप कौन कौन से नाम हैं। इसको कह सकते हैं ठोस संक्रिया। नंबर 2 प्रत्यक्ष संक्रिया। ठोस संक्रिया, प्रत्यक्ष संक्रिया, ये इसके अन्य नाम है। अब देखते हैं इसकी विशेषता कौन कौन सी है। विशेषता, विशेषता नंबर 1 मूर्त संक्रियात्मक की अवस्था में तर्क का प्रारंभ। विशेषता नंबर 2 व्याख्याकरण। विशेषता नंबर 3 स्पष्टीकरण। विशेषता नंबर 4 संरक्षण। विशेषता नंबर 5 तर्क के साथ वस्तुओं की पहचान। अब मैं आपको सिखाऊंगा कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के अंदर तो प्रारंभ कर दिया, व्याख्याकरण कर दिया, स्पष्टीकरण कर दिया, संरक्षण कर दिया, ठीक है जी। तर्क के साथ वस्तुओं की पहचान शुरू कर दी। क्या है, देखो तर्क प्रारंभ। इस अवस्था का पता ही आपको आयुक्रम क्या है। इस अवस्था का आयुक्रम है 7 से 11 वर्ष। 7 से 11 वर्ष की अवस्था में बच्चा तर्क करना शुरू कर देता है, यानी कि पूर्णतः माता पिता के नाक में दम कर देता है। मम्मी हम सोते क्यों हैं, तर्क का प्रारंभ। मम्मी हम कहाँ जा रहे हैं, तर्क का प्रारंभ। मम्मी भूत क्या होता है, तर्क का प्रारंभ। मम्मी रात क्यों होती है, तर्क का प्रारंभ। पापा ये चीनी है मीठी क्यों लगती है, तर्क का प्रारंभ। यानी कि बहुत ज़्यादा सवाल जवाब करता है अपने माता पिता से, इसे कहते हैं तर्क का प्रारंभ। व्याख्याकरण, क्या मतलब व्याख्याकरण का? व्याख्याकरण का मतलब ये होता है 7 से 11 वाला बच्चा किसी भी शब्द को समझा सकता है व्याख्या करके। मान लीजिए किसी के घर में कोई कांड हो गया, कोई बात हो गई, झगड़ा हो गया, कुछ भी हो गया, तो जैसे ही कोई भी व्यक्ति बाहर से आएगा या पुलिस वाले आएंगे या वकील कोई भी आएगा या आसपास पड़ोस का कोई भी आएगा, सबसे पहले इन्हीं बालकों को पकड़ेगा, 7 से 11 वालों को पूछेगा क्या घटना घटी है, ये पूरी खोल देगा व्याख्या, ऐसे हुआ था, वैसे हुआ था, ये हुआ था। तो ये तो हो गया व्याख्याकरण। उसके बाद है स्पष्टीकरण। इस बालक की भाषा में इतना निखार आ चुका है, इतना मतलब सॉफ्ट आ चुका है, इतना अच्छा बोलने लग जाता है कि प्रत्येक बालक को स्पष्ट रूप से साफ सुथरे रूप से बोल देगा। कोई अगलाटपन नहीं, कोई शब्दों को तोड़ना नहीं है, मरोड़ना नहीं है, साफ सुथरा स्पष्ट कर देगा कि इस प्रकार से ये था भाई। संरक्षण, यही अवस्था ऐसी है 7 से 11 में। याद करो बच्चों आप सब अपना बचपन, जिस बचपन में आप अपने खेलने की वस्तुओं को इकट्ठा करके रखते थे, जैसे कि गोलियां खेलना, पतंग उड़ाना, पतंग इकट्ठी करके रखना, गोलियां इकट्ठी करके रखना, प्रत्येक वस्तुओं का संरक्षण इकट्ठा करके रखते हैं आप लोग, प्रत्येक वस्तु को इकट्ठा करते हैं आप, तो वो से कहते हैं संरक्षण करना। अच्छा जी, तर्क के साथ वस्तुओं की पहचान। अब इस बालक की समझ इतनी हो चुकी है कि ये तर्क के साथ वस्तुओं की पहचान कर लेता है। कैसे? आप इस बालक को एक बिल्ली ला के दो मार्केट से, एक बिल्ली कितना ही शेर ला के दो मार्केट से। अब एक बिल्ली एक शेर है, दोनों की सूरत एक है, दोनों का शरीर एक साथ समान सा लगता है, लेकिन ये तर्क के साथ साफ कर देगा नहीं ये बिल्ली है ये शेर है। इसे कहते हैं तर्क के साथ वस्तुओं की पहचान, इसमें रहती है। तो पूछ सकता है 7 से 11 वाली अवस्थाओं में कौन कौन सा। तर्क का प्रारंभ पूछे तो लगा देना 7 से 11, व्याख्या पूछे तो लगा देना 7 से 11, स्पष्टीकरण पूछे तो लगा देना 7 से 11, संरक्षण पूछे तो लगा देना 7 से 11। अगर तर्क के साथ वस्तुओं की पूछे पहचान तो लगा देना 7 से 11। 7 से 11 अवस्था वाली खत्म हुई आपकी। अब आगे बढ़ाता हूँ आपको मैं। अमूर्त औपचारिक अवस्था, जिसे औपचारिक अवस्था भी कहते हैं।
अमूर्त। नंबर 4, अमूर्त व औपचारिक अवस्था। इस अवस्था के अन्य नाम है अप्रत्यक्ष अवस्था। अप्रत्यक्ष। इस अवस्था का जो आयु क्रम है ना, आयु क्रम बेटा, आयु क्रम है इसका 11 से 15। 11 से 15 वाली अवस्था को हम अमूर्त या औपचारिक अवस्था कह सकते हैं बेटा, ठीक है ना। कैसे? क्योंकि इसमें अमूर्त ज्ञान का बोध होता है बच्चे को, अप्रत्यक्ष का, जो आपके सामने नहीं है, जो दिखता नहीं किसी को, ऐसा ज्ञान अमूर्त ज्ञान कहलाता है, ठीक है ना। अब देखते हैं इसकी विशेषताएं। विशेषता नंबर 1, तर्क का अनुप्रयोग। तर्क का अनुप्रयोग। अब दो बातें हो गई है। तर्क की स्टार्टिंग हुई थी मूर्त संक्रात्मक अवस्था से, मतलब तर्क करेगा बच्चा, मम्मी का बुआ, पापा का बुआ, तर्क करके माता पिता पे छोड़ देगा, माता पिता उसको आंसर को ढूंढ के ला के देंगे। लेकिन यहाँ तर्क का अनुप्रयोग, बच्चा इतना बड़ा हो गया है कि अपने तर्क का अनुप्रयोग, अपने तर्क की खोज स्वयं कर सकता है। यहाँ पूछ लिया 7 से 11 वाली में, मम्मी ये सूर्य क्यों चमकता है, तो माँ ढूंढ रही उत्तर बच्चे के लिए। लेकिन यहाँ सूर्य क्यों चमकता है, उसके पीछे खोज खुद की चल रही। तर्क के पीछे खुद की खोज, तर्क का अनुप्रयोग हो गया, तो अवस्था है 11 से 15। और तर्क करके माता पिता पे छोड़ दिया 7 से 11। सिंपल। 2 क्वेश्चन तैयार हैं, 2 क्वेश्चन तैयार हैं आप लोगों के बच्चा। क्वेश्चन करिए, पूछे तर्क करना प्रारंभ हो गया, तार्किक अवस्था शुरू हो गई, 7 से 11 लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन तर्क का अनुप्रयोग, अपने तर्क का प्रयोग स्वयं करना, 11 से 15 लगा दो, सीधी सी बात है। तारे और चंद्रमा रात को क्यों निकलते हैं, पापा जी बताइए, 7 से 11। तारे और चंद्रमा रात को क्यों निकलते हैं, खुद खोज करूँगा इसकी, 11 से 15। तर्क करके माता पिता पे छोड़ना, 7 से 11। तर्क का अनुप्रयोग खुद करना, 11 से 15। तो ये तो हुई अवस्था नंबर 1 इसकी विशेषता, कि अपने तर्क का प्रयोग स्वयं ही करना। नंबर देखो, गहन चिंतन। इस अवस्था में बालक प्रत्येक वस्तुओं के बारे में गहन चिंतन करना शुरू कर देता है, गहरी सोच में डूबा रहता है कि ये किस प्रकार से होगा, किस प्रकार से ये खिलौना बनाना है मुझे, किस प्रकार से टूटी फूटी वस्तुओं से कोई नया सामान बनाना है। यानी कि यहाँ पर ये टूटी फूटी वस्तुओं से कोई नया सामान बनाने को गहन चिंतन कर रहा है, किस प्रकार से करें। नंबर 3 देखें आप, नन्हा वैज्ञानिक बन जाता है। 11 से 15 वाली अवस्था एक ऐसी अवस्था है जिसमें बालक नन्हा वैज्ञानिक बन जाता है। अब वो कैसे, आपके भी देखना है इन बच्चों को, जो 11 से 15 वाले, जो घर में सामान बेकार पड़ा ना, जैसे आपने घर से बाहर निकाल दिया, उस वेस्ट सामान से कोई नया बना दें। जैसे कि लाइक करो, कोई रेडियो की बैटरी या कोई बैटरी जो भी है सेल हैं, उनको आपने निकाल के बाहर फेंक दिया, ये इनको इकट्ठे कर लेगा, इकट्ठे करके एक में एक जोड़ के, एक में एक जोड़ के कुछ ऐसा कुछ नया बना देगा कि पंखा चला दे, उससे नया पंखा बना दिया, उससे कुछ नया पंखा चलाने की मशीन बना दी, कुछ ना कुछ मतलब कर देगा। ये नन्हा वैज्ञानिक बन जाता है, यहाँ पे कुछ ना कुछ बनाता रहता है, ठीक है जी। अब देखो नंबर 4 इस अवस्था में, इस बालक की सोच बड़ों से भिन्न होती है। कोई पूछ लिया आपसे कि भाई या प्याजे के हिसाब से बालकों की सोच बड़ों से भिन्न होती है, ये बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल राइट बात है ये। लेकिन ये पूछ सकता है कि कौन से अवस्था के बालकों की सोच अलग होती है, भिन्न होती है। तो ये 2 क्वेश्चन हो गए बेटा। पहला क्वेश्चन तो ये हो गया
कि किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बच्चों की सोच, बालकों की सोच बड़ों से भिन्न होती है, तो जीन पाए के हिसाब से। दूसरा क्वेश्चन कि कौन सी अवस्था के बच्चे हैं वैसे, तो 11 से 15 अवस्था, सीधी सी बात, ठीक है बेटा। तो मैंने आज आपको जिन पियाजे की 4 अवस्थाएं पढ़ाई है, उसमें संवेदी प्रेरक, पूर्व संक्रिया, मूर्त संक्रिया, अमूर्त संक्रिया, ये पढ़ाई है। इसके अंदर ये बताया है कि कौन सी अवस्था में क्या आएगा, किस प्रकार से आएगा, ठीक है ना। तो बखूबी मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर बेटा आपको अच्छा लगा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। कल मैं आपको पियाजे की जो अन्य अवस्थाएं हैं, जो अन्य सिद्धांत हैं वो बताऊंगा, जैसे कि स्कीमा, पियाजे का स्कीम, पियाजे का अनुकूलन, पियाजे का समायोजन, पियाजे का आत्मसात्करण, पियाजे का अनुकूलित सिद्धांत, पियाजे का केंद्रीकरण सिद्धांत, आदि आदि। तो ये सारी चीज़ें बताऊंगा आपको। पहली वीडियो में मैंने आपको इनकी 4 अवस्थाएं बताई। अब नेक्स्ट जो वीडियो कल आएगी आपकी, उसमें मैं आपको पियाजे के संबंधित और जो सिद्धांत हैं वो बताऊंगा बेटा। जुड़े रहिए मेरे साथ। आपको यहाँ इस YouTube के माध्यम से आपको हिंदी, साइकोलॉजी और संस्कृत तीनों विषयों का अच्छा ज्ञान मिलेगा और घर बैठे मिलेगा, ठीक है बेटा। आज के लिए बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।